तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कौन-कौन से वे काम हैं जो आपको समय रहते करवा लेना चाहिए जिससे कि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने वाले हैं तो उससे पहले आपको उस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करवाना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के पहले हमने एक और वीडियो प्रॉपर्टी से संबंधित डाला था जिसमें कि हमने आपको बताया था कि रजिस्ट्री करवाते समय आपको जो है कौन से रेट पर रजिस्ट्री करवाना चाहिए और जिसमें हमने आपको ये भी बताया था कि रजिस्ट्री करवाने से पहले आपको सर्च करवानी चाहिए और उसके अलावा आपको एग्रीमेंट भी करवाना चाहिए, साथ में आपको इस्तार भी देना चाहिए। अगर आप उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपके जो है एंड स्क्रीन पर इस वीडियो के लास्ट में आपको वह वीडियो दिखेगा, तो आप उसको देखकर भी और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। एग्रीमेंट करने के बाद में आपको जो है उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लेना चाहिए। अब यहाँ पर एग्रीमेंट के बाद में आपको सर्च भी करवानी है प्रॉपर्टी, जो कि हमने हमारी पिछली वीडियो में डिटेल में जानकारी दी है। सर्च करवानी है, उसके बाद में आपको पेपर में विस्तार देना है, उसके बाद में आपको समय देना है। वो सारी प्रोसेस आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि रजिस्ट्री आपकी हो गई है, अब आपको क्या प्रोसेस करनी है। तो दोस्तों जनरली मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ऑनलाइन ई रजिस्ट्रियाँ होती हैं। तो आप जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको मुश्किल से 15 मिनट का समय ही लगता है, जिसमें कि आपका क्रेता विक्रेता के हस्ताक्षर होते हैं, उनका फ़ोटो खिंचता है और डिजिटल सिग्नेचर होते हैं और 2 गवाहों के फ़ोटो खींचेंगे और उसी का जो है थंब स्कैन होकर डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं। इस प्रोसेस में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है और आप जो है 1 घंटे के बाद ही आपकी रजिस्ट्री का प्रिंट आउट ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि उन्होंने जब रजिस्ट्री करा ली है, उस रजिस्ट्री को ले जाकर घर पे पटक देते हैं और 2-3 साल हो जाते हैं और वह भूल जाते हैं कि उनको इसका और भी प्रोसेस है वो भी करना था। तो दोस्तों आपने रजिस्ट्री करवा ली है तो रजिस्ट्री को ले जाके पटकना नहीं है, आपको 1-2 दिन के बाद ही नामांतरण की प्रोसेस को भी शुरू कर देना चाहिए। आपको तहसील कार्यालय जाना चाहिए और वहाँ पर नामांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि नामांतरण की प्रक्रिया में एडवोकेट की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो स्वयं भी जाकर के नामांतरण करवा सकते हैं। लेकिन आप जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी संबंधित एडवोकेट को जो है आपकी रजिस्ट्री की कॉपी दे सकते हैं और नामांतरण करवा सकते हैं। अब यहाँ पर नामांतरण की प्रोसेस आप अगर स्वयं करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी प्रोसेस हम बता देते हैं कि आपको लोक सेवा केंद्र में जाना है, रजिस्ट्री की कॉपी, खसरा और जो है आधार कार्ड आपको उसके साथ लगाना है और साथ में एक नामांतरण का फॉर्म होता है, उसको फिल करके फॉर्म जमा कर देना है और जमा करने के 8 से 10 दिन के बाद तहसील कार्यालय में आपका फॉर्म आ जाता है और वहाँ पर जो है उस पर ऑर्डर शीट लग जाती है। अब दोस्तों आपकी ऑर्डर शीट लगने के बाद आपको एक डेट मिल जाती है। उस डेट में जो है तहसील कार्यालय में आपको एक इस्ताहार जारी करने के लिए कहा जाएगा। आप दैनिक समाचार पत्र में एक इस्ताहार निकलवाएंगे। उस इस्ताहार में आप लिखेंगे कि इस प्रॉपर्टी को मैंने फलाने व्यक्ति से खरीद लिया है और इसका नामांतरण के लिए मैंने तहसील कार्यालय में, आप लिख सकते हैं तहसीलदार का नाम और उनका कौन से व्रत में वह बैठते हैं और पेशी की दिनांक आप उसमें लिखेंगे कि इस तारीख को इस संबंधित प्रकरण में पेशी है। अगर किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी भी पर्सन को कोई भी आपत्ति है तो वह तहसील कार्यालय में तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जो है इस्ताहार दे दिया है और आपने 8 दिन का समय जो निर्धारित उसमें दिया था वो पूरा हो चुका है। अगर कोई भी आपत्ति नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में पटवारी रिपोर्ट के लिए वह फाइल चली जाती है और पटवारी जो है उस प्रॉपर्टी को मौके पर जाकर सर्च करते हैं और उसमें देखते हैं कि यह प्रॉपर्टी में जो है जो आवेदन किया गया है वही वास्तविक प्रॉपर्टी है या फिर कोई विवाद की स्थिति या फिर ऐसा कोई गैर कानूनी कारण तो नहीं बनता है जिससे कि इसका नामांतरण रोका जाए। सारी डिटेल, सारी सर्च करके पटवारी जो है रिपोर्ट पेश करते हैं और उसमें जिक्र करते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी में कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है और जो है जिस व्यक्ति ने खरीदी है उसी व्यक्ति का कब्जा वहाँ पर है। तो अगर रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ जाती है तो नामांतरण के लिए
सिफारिश कर दी जाती है पटवारी के द्वारा। अगर कोई विवाद की स्थिति या कब्जे की स्थिति में विवाद लगता है तो वह जो है स्पष्ट उस पर लिख देते हैं कि मेरे दृष्टि से इस प्रॉपर्टी पर जो है विवाद है, कब्जे का जो विवाद है, तो इसका जो है नामांतरण ना किया जाए। तो जैसी रिपोर्ट आती है उस हिसाब से ही कार्रवाई की जाती है। अब यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी का पटवारी की रिपोर्ट आ चुकी है और उसके बाद में मौखिक रूप से तर्क होते हैं और मौखिक रूप से सारा डिटेल आप बता सकते हैं और उसके बाद जो है आपकी फाइल ऑर्डर के लिए लग जाती है और लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर ऑर्डर हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात और बताएंगे, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अगर आपका नामांतरण अविवादित श्रेणी का है तो आपका जो है 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। मतलब कि अगर आपका नामांतरण में कोई भी विवाद नहीं है उस प्रॉपर्टी में, तो 45 दिन के समय में ही आपका नामांतरण जो है कर दिया जाएगा। अगर ऐसा 45 दिन का समय से ज़्यादा समय लग रहा है तो आप उसकी अपील भी वरिष्ठ अधिकारियों को कर सकते हैं और उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अब आपने नामांतरण करवा लिया है। अब दोस्तों नामांतरण करवाने के बाद भी आपको और भी बहुत सारी प्रोसेस है जो कि करनी है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से सारी प्रोसेस सुन लें, क्योंकि दोस्तों यही जानकारी आप किसी एडवोकेट के पास जाकर के मांगेंगे तो आपसे जो है 5,000 रुपये जनरली लोग चार्ज कर देते हैं, जो कि आपको यहाँ पर निःशुल्क मिल रही है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के जानकारी को डिटेल से समझ लें। तो दोस्तों प्रॉपर्टी की जो है आपका नामांतरण हो गया है, आपने उसका ऑनलाइन खसरा निकाला और उस खसरे में जो है उस प्रॉपर्टी पर आपका नाम दर्ज हो गया है। अगर वो प्रॉपर्टी जो आपने परचेज की थी उसमें डाइवर्जन नहीं था तो आपको अब डाइवर्जन के लिए आवेदन करना है और आपको जो है किसी एमपी ऑनलाइन पर आप जा सकते हैं या फिर किसी एडवोकेट के माध्यम से भी आप जो है डाइवर्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डाइवर्जन के आवेदन करने के लिए आपके पास संबंधित प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, उसका खसरा और उसका नामांतरण होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी आपके नाम हो चुकी है, खसरे में नाम आ रहा है, उसी प्रॉपर्टी पर जो है डाइवर्जन की कार्रवाई की जाती है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जिन लोगों को नहीं पता है डाइवर्जन क्या होता है। डाइवर्जन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि पर प्लॉट काटे हैं, उस प्लॉट की जब रजिस्ट्री कराई गई थी उस पर लिखा होता है कि यह कृषि भूमि का अंश भाग है। अब जो आपने उस पर मकान बनाना चाहते हैं तो आपको जो है उसको कृषि भूमि से आवासीय में कन्वर्ट करवाना होगा, नहीं तो आपका मकान जो है अवैध माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। तो आपको अपनी रजिस्ट्री पर जो लिखा है कृषि भूमि, उसको जो है डाइवर्टेड करवाना होगा, मतलब कि कन्वर्टेड करवाना होगा। रजिस्ट्री पर वह कन्वर्ट नहीं होगा, रजिस्ट्री पर वह कृषि भूमि लिखा रहेगा। लेकिन दोस्तों डाइवर्जन की कार्रवाई जब आप करेंगे तो खसरे पर आपके प्लॉट के सामने आवासीय आ जाता है, मतलब कि यह प्लॉट रहने के लिए कानूनी तौर पर पूरी तरह से वैध है। अगर आप डाइवर्जन नहीं करवाते हैं तो नगर निगम के द्वारा आपके मकान पर जो है कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए कंपलसरी होता है कि नामांतरण के बाद आप डाइवर्जन भी आवश्यक रूप से करवा लें। अब यहाँ पर अगर आप नगर निगम में निवास करते हैं तो आपको नगर निगम की भी एनओसी लेना चाहिए। भवन निर्माण से पहले नगर निगम की आप एनओसी ले लें, एनओसी और आप डाइवर्जन करवा लें। अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं तो भी आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स भी आपको नगर निगम में जमा कर देना है और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पंचायत में आपको जमा कर देना है। तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से वैलिड हो जाती है और आपको जो है आगे चल के कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।